हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में पोलिनोमियल क्या होता है, उसको बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। इसी प्रकार से उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस जो चैप्टर है उसको बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेसिक से मतलब बताने वाला हूँ कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, जो वेरिएबल क्या होता है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन तो बना ही लोगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मतलब आप बना लोगे, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में आपको मजा नहीं आएगा, है ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेसिक पता चले, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर के कुछ पहले बेसिक देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लास्ट चैप्टर में पढ़े थे पोलिनोमियल, तो मैं सबसे पहले तो पोलिनोमियल को ही पहले लिख लेता हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है ना। अब देखो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल मतलब दो चर मतलब 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, x प्लस वाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 वेरिएबल हैं, 2 चर है ना, 2 चर। यहाँ पे 2 चरों का मतलब वर्ड यूज किया, इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे 2 चर। तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये पोलिनोमियल है, बहुपद है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है, यहाँ पे देखो इसके पावर में क्या है 1 है, इसके पावर में क्या है जो कि एक पूर्ण संख्या है। और पोलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, मतलब उसके पावर में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या होगा, ये एक पोलिनोमियल होगा, बहुपद है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं और ये पोलिनोमियल क्यों बता रहा हूं, बहुपद क्यों बता रहा हूं। तो देखो ये इससे रिलेटेड है कि बहुपद और जो इक्वेशन है ना बिल्कुल रिलेटेड है। अब मैं बात करूं कि इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल तो जान गए आप, है ना, कि ये जो है ये 2 चर वाला ये क्या है, पोलिनोमियल है ना। अगर हम लोग बात करें अब इक्वेशन की, तो मैं क्या इसी को इक्वेशन बना सकता हूं, हाँ बिल्कुल बना। देखो कैसे बनाते हैं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू कर दूं इसके इज इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लूं, तो ये क्या कहलाता है, यही एक क्या है, समीकरण है, ठीक है। ये एक समीकरण है, ठीक है। अब बात आती है लीनियर, यहां पे एक वर्ड यूज और क्या है, लीनियर किया है। तो देखो लीनियर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो इसके पावर में कितना है, 1 है, इसके पावर में भी 1 है। अब यहाँ पे देखो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है। तो देखो लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, जो वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर पोलिनोमियल बोल सकता हूँ, है ना, लीनियर पोलिनोमियल। और इसको क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, इसीलिए बोलते हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूँ यही क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, है ना। ये दो देखो, ये 1 और ये 2 मतलब 2 चर हैं। और यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण मतलब इसके पावर में क्या है, 1 है ना, इसीलिए क्या होगा, ये रैखिक होगा। अब देखो इज इक्वल टू में मैं 9 कर दूं, कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये क्या है, एक समीकरण। इसीलिए ये जो है 2 चरों का रैखिक समीकरण है। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू मतलब समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि अच्छा ये होता है 2 चरों का रैखिक समीकरण बोल के। अगर मैं बोलूँ कि भाई रैखिक समीकरण कब नहीं होगा, अगर इसी को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि x का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो देखो ये जो एग्जाम्पल है वो समीकरण तो है, इक्वेशन तो है, ये क्या है, समीकरण तो है, ठीक है, ये समीकरण है। बट क्या नहीं है, देखो इसके पावर में क्या है, 2 है, तो ये क्या है, लीनियर रैखिक जो है ये नहीं है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए कि कब वो रैखिक होता है, कब लीनियर होता है और कब नहीं होता है ना। अगर जो वेरिएबल की पावर में 1 के अलावा कुछ भी ऐसा हो, चाहे 2, 3 या कोई भी रूट हो, तो वो क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है ना, रैखिक नहीं होता है ना। तो आप इसको विशेष ध्यान रखिए। अब देखो मैं एक जो अपना लीनियर 2 चरों का रैखिक समीकरण का एक कंडीशन बता देता हूँ, जो एक स्टैंडर्ड ऐसा हम लोग फार्मूला के तौर पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो ax प्लस बी वाई, 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या है, मैं बोल सकता हूँ ए बी और सी एक कांस्टेंट नंबर है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये दोनों क्या है। और देखो x और y क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0।
तो देखो हम लोग दो चर की बात कर रहे हैं, दो चर की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो सकता है, ये जो a है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ही वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आएगा नहीं। अगर मैं b को जीरो कर देता हूँ तो ये x बचेगा, है ना, मतलब दोनों कंडीशन में क्या है, एक ही बच जाता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, ये a और b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। c जीरो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन a और b जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जितना भी मैं अभी बेसिक बताया इतना अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं कि हम समीकरण को बनाते कैसे, है ना, समीकरण को स्टेटमेंट के थ्रू कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया है ना, तो स्टेटमेंट से आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि मैं क्या बोला, यह एक समीकरण है ना। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि x और y की वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही समीकरण दिया है, और जब भी दो वेरिएबल वाला होता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, इसीलिए आप यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन बनाते कैसे थे, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मतलब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण को कैसे बनाते हैं। समीकरण बनाना, और क्या लिख सकते हैं, फॉर्मिंग इक्वेशन। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, क्या ले लूं, किन्हीं दो संख्याओं का योग 9 है, ठीक है। तो या फिर इसी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 9, है ना। तो देखो अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे भाई, हमको मालूम नहीं किन्हीं दो संख्याओं का योग बढ़ रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि आप पहली संख्या फर्स्ट नंबर जो है x है ना, सेकंड नंबर क्या है y, ऐसा करके मान सकते हैं क्या, है ना। तो बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर क्या है, x है, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर क्या है, y है। देखो हम लोग क्या किए, केवल यहाँ पे एज्यूम किए हैं, माने हैं लेट के, ठीक है, कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, क्योंकि हमको मालूम नहीं है वो दो संख्याओं का वो योग है, हम लोग दो संख्या मान लिए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना है, ये 9 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब पहली संख्या लिख लेते हैं x, और क्या दूसरी संख्या, ये देखो प्लस की जगह मैं प्लस लिखूंगा। अभी दूसरी संख्या क्या है, y इज इक्वल टू ये 9। यही क्या है आपका, ये जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था उसका समीकरण है, ठीक है, उसका समीकरण। क्योंकि ये आपको क्या बोला था कि समीकरण ही बनाने के लिए बोला था, हम लोग बना दिए। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर में क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे 9 है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो कुछ भी नंबर हो सकता है, आपकी बुक में कुछ भी दिया होगा 8, 9 या कुछ भी दे सकता है ना। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को और भी समझेंगे कि और भी कैसे इक्वेशन बनाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये दो चरों का रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही इक्वेशन बन रहा है। अगर दो इक्वेशन बनता तो बिल्कुल हम लोग x और y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, इसीलिए हम लोग केवल यहाँ पे इक्वेशन बनाए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग एक आगे एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे आपको समीकरण बनाना बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और स्टेटमेंट के इक्वेशन बनाते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर कितना है, 30 है।
तो इसे क्या करना है, आपको समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, या फिर आप हिंदी में हल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, माना, देखो तो पहले तो आप समझ लो, आपको मालूम है क्या है शशांक की आयु, नहीं मालूम है ना, तो आप कुछ भी मान लो, x मान लो, है ना, और उसके पिता की आयु कितना मान लो, y मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना शशांक की आयु बराबर कितना है, x और ये वर्ष, है ना, और उसके पिता की आयु बराबर कितना, y वर्ष है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है, अंतर बोला है, अंतर मतलब क्या हो जाएगा, उसको घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, हम लोग प्रश्नानुसार क्यों लिखते हैं कि देखो प्रश्नानुसार इसलिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न बोल रहे हैं ना, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। हम लोग क्या करेंगे, देखो उन दोनों के आयु का अंतर है ना, तो अंतर क्या है, देखो अब मैं क्या करूंगा, उसके पिताजी है उसके उम्र में से उसके उम्र को घटाऊंगा तभी तो आएगा ना, मैं बड़े में से छोटे घटाऊंगा, मैं यहाँ पे x माइनस वाई नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं y माइनस एक्स करूंगा, और ये कितना है, दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 30 है। यही क्या है, आपका इक्वेशन है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो y है ना, जो y माने है, y क्या माने हैं, जो पिता की आयु वो पहले आएगा, क्योंकि ये देखो पिता की आयु डेफिनेटली पुत्र की आयु से क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो देखो ये जो है आपका इस स्टेटमेंट का समीकरण है।